नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू करेंगे थोड़ी देर में लल्लन टॉप शो। ये थोड़ी देर क्यों? क्योंकि उससे पहले हमने इंसर्ट कर दी है बनारस की निमंत्रण पत्रिका। दिन शुक्रवार, तारीख 24 दिसंबर, वक्त दोपहर के 2 बजे और जगह गुरुधाम पार्क, भेलुपुर, बनारस। उत्तर कोरिया को जानते हैं आप? देश का नाम, इसका पूरा नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नाम में डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी हम उत्तर कोरिया को लोकतंत्र नहीं मानते। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र नाम से नहीं काम से होता है। इसलिए जरूरी है कि जब हम भारत को दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र कहें, हम इस तरफ भी ध्यान देते रहें कि यहां लोकतंत्र की सेहत कैसी है। लोकतंत्र को चलाते रहने के लिए जरूरी है चुनाव, और चुनावों को निष्पक्ष रखने के लिए जरूरी है स्वायत्त संस्थाएं और नियमित चुनाव सुधार। आज भारत की संसद ने द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कर दिया। हंगामे के बीच लोकसभा में पास हुआ यह कानून वॉकआउट के बीच राज्यसभा से भी पास हो गया। देश के लोकतंत्र में आपकी भागीदारी से संबंधित इस कानून पर माननीयों ने कितनी बहस की, उससे आपका कितना फायदा हुआ, इसका मूल्यांकन आप खुद करें। हम अपने हिस्से की मेहनत आपको यह समझाने में करेंगे कि इस कानून का मकसद क्या था, क्या यह कानून उसे पूरा कर पाएगा, और इस सवाल का जवाब भी खोजेंगे कि वोटर कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने से क्या फायदा नुकसान हो सकता है। लेकिन शो में सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी का संबंध है कोलकाता में हुए नगरीय निकाय चुनाव से। आज नतीजे आए जिसमें तृणमूल कांग्रेस पहले नंबर पर रही 133 सीटों के साथ। 4 वार्डों में वाम मोर्चा के पार्षद जीते, 3 में भाजपा के। कांग्रेस के हिस्से 2 पार्षद आए। कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी के लिए वोट पड़े थे 19 दिसंबर को। इस दौरान जमकर हिंसा भी हुई। तीनों प्रमुख विपक्षी पार्टियां सीपीएम, भाजपा और कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। चुनाव के रोज कम से कम 3 जगहों पर देसी बम भी दागे गए, जिसके फटने से 3 लोग घायल भी हुए। भाजपा और सीपीएम ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाकर मांग की कि चुनाव दोबारा कराए जाएं। अगली सुर्खी का संबंध पंजाब से है। विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा। हरसिमरत कौर के भाई और पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। सादी भाषा में कहें तो मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स कारोबार के संबंध में धाराएं लगाई गई हैं। मामला पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मोहाली के पंजाब स्टेट क्राइम पुलिस थाने में दर्ज किया। पंजाब के दर्शक जानते हैं, मजीठिया एक रसूखदार अकाली नेता है। अकाली दल सरकार में प्रभावशाली मंत्री थे। पंजाब में कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां लंबे वक्त से उन पर ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाती रही हैं। पंजाब में इसकी जांच के लिए एक एसआईटी भी बनी थी, जिसने 2018 में अपनी रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सौंपी थी। फिलहाल ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। पंजाब में 2017 के चुनाव में बेअदबी के साथ साथ ड्रग्स का रैकेट भी एक बड़ा मुद्दा था। कैप्टन अमरिंदर ने दावा किया था और वादा कि दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब तक वो सीएम रहे उन पर अकालियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगते रहे। और इन आरोपों को लगाने में सबसे आगे थे कांग्रेस के ही नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों महज एक बगावती पूर्व मंत्री थे। आज वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैप्टन की जगह चरणजीत सिंह चन्नी बैठ चुके हैं। पर सिद्धू का आरोप अब भी वही था, सरकार अकालियों को लेकर नरम है। तो मजीठिया जैसे ताकतवर अकाली नेता पर फिर मामला कैसे दर्ज हुआ? चन्नी सरकार ने किया, शायद ये मैसेज देने के लिए कि हम विपक्षियों को लेकर सतर्क हैं, सख्त हैं, नरम नहीं हैं। वैसे इस मामले में एक दूसरा पक्ष भी है। अकाली दल के नेता लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ड्रग रैकेट में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में इस मामले को कहा जाता है सिंथेटिक ड्रग्स केस। ये सबसे पहले 2013 में सामने आया। पंजाब पुलिस में डीएसपी जगदीश भोला को ड्रग स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इसके बाद तकरीबन 6000 करोड़ के ड्रग्स कारोबार की परतें खुलने लगी। इस मामले में जगदीश भोला को सजा भी हुई। पूर्व अकाली नेता मनिंदर सिंह का नाम भी आया, लेकिन वो बरी हो गए। लेकिन तब की एक घटना आज तक पंजाब में कोई नहीं भूला। एक बार जेल से अदालत जाते हुए जगदीश भोला ने प्रेस से कहा था, ये सब बिक्रम सिंह मजीठिया का किया धरा है। तब हंगामा हुआ था पर कार्रवाई नहीं। 2018 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। लंबे समय से पंजाब में इस 34 पन्ने की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग चल रही थी। सिद्धू भी कर चुके थे, आम आदमी पार्टी भी। इस साल 6 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि अदालत में सरकार को कभी अदालत ने कार्रवाई से नहीं रोका, तो फिर वो हिचक क्यों रही है? इसके बाद पंजाब के होम मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा रिपोर्ट जल्द पब्लिक की जाएगी। भारत में एक गौरवशाली परंपरा है, जो चीज सार्वजनिक नहीं होती वो लीक के जरिए जनता के सामने आती है। दैवीय प्रेरणा से होने वाली ये लीक कौन करता है, कैसे करता है, किसी को नहीं पता या शायद सबको पता।
कि अंदर की बात कैसे बाहर आती है। ऐसे एक लीक ने इस आरोप को बल दिया कि पंजाब में कांग्रेस सरकार पुलिस पर अकालियों को फंसाने का दबाव बना रही है। दरअसल मामले की जांच कर रहे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 2 चीफ बदले जा चुके हैं। तीसरा आते ही छुट्टी पर चला गया। सब कुछ 2.5 महीने के अंदर हुआ। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बीओआई के हालिया चीफ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसके अस्थाना ने कहा, मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हो गए। एक हफ्ते पहले ही अस्थाना की एक 4 पेज की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें उन्होंने पंजाब सरकार को बताया था कि एसआईटी की 2018 वाली रिपोर्ट के आधार पर विक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ मामला दर्ज करने में क्या समस्या है। लीक हुई बात सामने आई तो पंजाब सरकार की आलोचना हुई और तब मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा, आधी चिट्ठी लीक हुई है, जिसने की है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस चिट्ठी के आधार पर अकाली दावा कर रहे हैं कि उनके नेता को फंसाने की साजिश हो रही है। वैसे बात अब दावे और आपत्ति से आगे निकल गई है, क्योंकि मामला बन गया है। लपेटे में मजीठिया के अलावा और कौन कौन आता है देखना होगा, और ये भी कि चुनाव से ऐन पहले हो रही इस तरह की कार्रवाई से चन्नी जनता का कितना भरोसा जीत पाते हैं। वैसे पंजाब का जिक्र चला है तो ये भी बताते चले कि कैप्टन अमरिंदर के करीबी माने जाने वाले राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी कांग्रेस से भाजपा में चले गए। राणा गुरमीत गुरु हरशाही से विधायक हैं और कैप्टन कैबिनेट में मंत्री भी थे। कैप्टन की रवानगी के बाद इन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था। वैसे एक मामला और है जहां से पंजाब सुर्खियां बना रहा था, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की कोशिशों का और 2 लिंचिंग का। पंजाब में अब भी इन लिंचिंग्स की निंदा का साहस कई लोग नहीं जुटा पाए हैं। कपूरथला वाले मामले में तो पुलिस ने लिंचिंग के आरोपियों पर दर्ज हत्या के मामलों की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। 20 दिसंबर को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पुलिस के आला अधिकारियों का फोन 8 बार बजा और उन्होंने अपना बयान बदल लिया। पहले कहा था मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक बेअदबी पर, दूसरी युवक की हत्या पर। लेकिन बीच में फोन कॉल सुनकर जब कपूरथला रेंज के आईजी जीएस ढिल्लो वापस पत्रकारों के सामने आए तो बोले, दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आरोपियों की शिनाख्त के बाद कार्रवाई होगी। ये वाकया आपको बता देगा कि पंजाब में लिंचिंग के मामलों को लेकर सरकार और पुलिस का रवैया क्या है। आपको ये याद रखना होगा, कानून जनभावनाओं के हिसाब से नहीं चलता है, क्योंकि तब तो हर कोई भावनाओं की मनमानी व्याख्या कर सकता है। तीसरी सुर्खी, इसका संबंध है संसद के शीत सत्र से। इसकी कार्रवाई के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहें तो हमारा खास शो संसद में आज देखें, पर हम आपको कुछ और बातें हैं जो यहां बता देंगे। आज यूपी के अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने ट्विटर पर जानकारी दी कि टीके की दोनों खुराक लगने के बावजूद वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये भी लिखा कि 20 दिसंबर को वो संसद गए थे। संसद के बाहर से एक और अपडेट आया। राहुल गांधी संसद के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब उनसे एक सवाल पूछा गया जिस पर वो नाराज हो गए। थैंक यू भैया। आप भैया मैंने आपको बोला देखिए, सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्ट मत। दरअसल राहुल ने ट्विटर पर लिखा था कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। इस पर भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि सबसे बड़ी लिंचिंग तो 1984 में हुई थी। रिपोर्टर ने इस पर राहुल से प्रतिक्रिया चाहिए। बीते दिनों में ऐसा 2-3 बार हो चुका है जब राहुल प्रेस के सवालों पर इस तरह बिगड़े हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, प्रेस के सवाल अच्छे लगने के लिए नहीं होते हैं। आपको सवाल पसंद ना आए तब भी वो आपसे किए जाएंगे। इस पूरे वाकये पर जब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा, राहुल का जवाब इमरजेंसी की याद दिलाता है। देखिए, लिंचिंग का सबसे बड़ा उदाहरण तो 1984 में जब राजीव गांधी जी ही सत्ता में आए, उस समय उससे पहले के इंदिरा जी की हत्या के बाद, और उस समय की जो लिंचिंग की घटनाएं थी ना, उसके ऊपर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उस तरह से माफी मांगी। और आज जब राहुल जी से लिंचिंग पर सवाल पूछे गए आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने मीडिया के प्रति किया है वो अपने आप में एक बार फिर इमरजेंसी की याद करवाता है जो कांग्रेस के समय थी। मंत्री जी का बयान सुना। पूछने वालों ने यह भी पूछा, प्रधानमंत्री प्रेस के सवाल कब लेंगे, कब करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। आधार कार्ड के नाम पर देश में नया संकट लाओगे, इस पर गंभीरता से सोचो। यह विचार मेरा नहीं है, नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री बनने के पहले का, जब यूपीए सरकार के दौरान देश में आधार कार्ड लाया जा रहा था, तब इसके सबसे मुखर विरोधियों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। आपको यूट्यूब पर सिर्फ नरेंद्र मोदी ऑन आधार लिखकर सर्च करना है, खूब बयान मिल जाएंगे। सितंबर 2013 का एक और बयान सुनिए। जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी,
उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है, इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए, ये रुपए कहां गए, आधार कार्ड का लाभ किसको मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवालों के जवाब ये देश की जनता मांगती है आपसे। और एक ये बयान भी, देश की जनता को जवाब दो, आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आपने ऐसा क्या पाप किया, सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा, जवाब दो। ये सारे वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी ने आधार पर गंभीर सवाल उठाए, जनता को बताया कि ये खतरनाक है। ये भी कहते थे कि उनके सवालों का सरकार के पास, यानी तब की यूपीए सरकार के पास, कोई जवाब नहीं। लेकिन ये मई 2014 के पहले के बयान हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके आधार के बारे में क्या विचार बदले, ये भी आपको सुनाएंगे। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा था कि असल में आधार का आइडिया यूपीए का नहीं था, वाजपेयी सरकार का था। सुनिए। तो 7 जुलाई 1998 को उन्होंने एक सवाल पूछा था एज ए मेंबर, और तब के गृह मंत्री श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी ने जवाब दिया था इसी सदन में, और उस जवाब में उन्होंने कहा था, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स will also be used for issuing passports, driving licenses, ration cards, healthcare, admission in educational institution, employment in public-private sector, life and general insurance, as also for maintenance of land records and urban property holdings. आधार का बीज यहाँ है। बयान और भी है सुनाने को। कई मौकों पर प्रधानमंत्री ने बताया कि वो कैसे आधार का यूज करते हैं, और ये भी कहा कि आधार का विरोध करने वाले भ्रष्ट लोगों को बचाना चाहते थे। ये बयान सुनिए। साल दर साल ये पैसे उन बिचौलियों के पास जा रहे थे, उन लोगों के पास जा रहे थे जो इसके हकदार नहीं थे। अब ये सारी लीकेज हमारी सरकार ने बंद कर दी है। साथियों, बैंक अकाउंट, डेटा और टेक्नोलॉजी की यही ताकत आज दुनिया के सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीम का मजबूत आधार बन रही है। प्रधानमंत्री के आधार के बारे में विचार कैसे बदले, इसकी जानकारी हमें बहुत खोजने पर भी नहीं मिली। इंटरनेट से कोई मदद नहीं मिली। बयान सुनकर लगा मानो पहले का आधार अच्छा नहीं था, 2014 के बाद आधार अच्छा हो गया। कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। खैर, आधार अच्छा है या खराब वाली डिबेट अब पुरानी हो गई, और तमाम विरोधों से आगे बढ़कर लगभग पूरी आबादी का आधार कार्ड बन गया। जिनका किसी वजह से बनना बाकी है, उनका तेजी से बन रहा है। नई डिबेट है आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने पर। चुनाव सुधार के नाम पर सरकार एक बिल लेकर आई है, और उसमें एक क्लॉज ये भी है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ा जाएगा। और जब हम इस बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस BN कृष्णा का वो बयान याद आता है, जब उन्होंने कहा था कि ये बहुत खतरनाक होगा। 24 अगस्त 2019 को एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। जस्टिस BN कृष्णा सरकार की उस एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष थे जो डेटा प्रोटेक्शन पर बिल लाने के लिए बनाई गई थी। तो जस्टिस कृष्णा समेत कई सारे बुद्धिजीवी, विद्वान और राजनीतिक पार्टियां क्यों कह रही हैं कि आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ना खतरनाक है, सरकार खतरनाक काम कर रही है। अगर प्रधानमंत्री की भाषा में कहें तो आधार कार्ड के नाम पर क्या देश में नया संकट आ सकता है? आइए इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। पहले तो यह समझिए कि बिल में क्या लिखा है। नरेंद्र मोदी सरकार में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कल यानी 20 दिसंबर को लोकसभा में बिल पेश किया। नाम इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। यह बिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 23 में बदलाव की बात कहता है। इसके दो प्रावधान वाकई काम के हैं। पहला, सेना में तैनाती की जगह से वोट देने की सुविधा होती है। इसके लिए जो नियम था उसमें वाइफ शब्द का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में पुरुष सैनिकों की पत्नियां तो वोट डाल पाती थी, लेकिन महिला सैनिकों के पति वोट नहीं डाल पाते थे। अब स्पाउस शब्द को नियम में लिखा गया है। पति पत्नी दोनों अपने साथी की तैनाती की जगह से वोट डाल पाएंगे। अब तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाता है 1 जनवरी की तारीख को आधार बनाकर। इस तारीख को आपकी उम्र 18 साल हुई तो आप लिस्ट में शामिल होंगे, वरना नहीं। अब सरकार ने 4 तारीखें कर दी हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इस बिल के इन 2 प्रावधानों के बारे में आपने जाना।
पर एक प्रावधान है जिस पर भारी बहस हो रही है। इसके जरिए मतदाता सूची को आधार डेटाबेस से लिंक किया जाएगा। चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर ऐसा किया जा रहा है और ये ऐच्छिक प्रावधान होगा, मतलब करवाना चाहें तो होगा, बाध्यता नहीं है। इस बिल के पक्ष में कानून मंत्री ने लोकसभा में क्या दलीलें दी, पहले वो सुनते हैं। जो हमारे माननीय सदस्यगण ने इस बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल निराधार है। इस देश में अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं जिससे जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन का जो इलेक्शन रोल होता है तो वो क्रेडिबल होना चाहिए, ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। और साथ साथ सेक्शन 17 पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में कहा गया है, नो पर्सन टू बी रजिस्टर्ड इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सरकार यह कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए और फेक वोटिंग, नकली वोटिंग जो होता है, जिसमें अगर रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसमें सदन को इसमें साथ देना चाहिए। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद यह बिल कल लोकसभा और आज राज्यसभा से पास हो गया। इस पर विपक्ष की क्या आपत्तियां हैं, क्या तर्क हैं, वो भी सुनिए। ये बिल पूरा इलीगल भी हो गया। इस बिल से भारतवर्ष का मानुष को जो अधिकार है वोट देने का, ये अधिकार ले रहा है, ये पूरा अनडेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है। और हाउस जब नहीं चल रहा था, जिस तरीका से वो लोग बिल पास किया है, ये गलत बात है। पक्ष विपक्ष की बात हो गई, अब अपनी बात। पहले बिल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर आते हैं। दो बड़े तर्क हैं। पहला, वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने पर वोटिंग लिस्ट का फर्जीवाड़ा रुकेगा। बहुत लोगों के दो दो वोटर आईडी कार्ड हैं, लोग जिंदा भी नहीं, उनके भी आधार कार्ड हैं और उसके आधार पर भी फर्जी वोट पड़ते हैं। इस तर्क में दम है। देश में बहुत लोग होंगे जो मूल रूप से रहने वाले कहीं और के होंगे, रोजगार के सिलसिले में किसी और शहर में रह रहे होंगे और दोनों जगह वोटर आईडी कार्ड बन गए होंगे। हम अपने अनुभव से ये भी जानते हैं कि वोटर आईडी कार्ड बनवाने में भी गड़बड़ी हो जाती है, रुकनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह का चुनाव सुधार होना चाहिए, इससे चुनाव में लोगों का सही प्रतिनिधित्व भी मालूम चलेगा। दूसरा तर्क, हमारे चुनावी लोकतंत्र की एक आलोचना यह होती है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा वोट नहीं डालता। ज्यादातर वोटिंग का फीसद 50-60% के आसपास रहता है और तब यह तर्क भी दिया जाता है कि एक बड़ी आबादी माइग्रेंट्स की है, काम के सिलसिले में बाहर रह रहे लोगों की। ऐसी आबादी लगभग एक अनुमान के मुताबिक 30 करोड़ बताई जाती है। बिहार का परिवार रोजगार के लिए दिल्ली में हो तो उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो लोकतंत्र की अहमियत समझते हुए चुनाव में, हर चुनाव में बिहार जाकर वोट डाले और इसीलिए वोटिंग फीसद कम रह जाता है। सुझाव दिया जाता है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करवा दीजिए ताकि इस तरह के वोटर कहीं से भी वोट डालने की सहूलियत हासिल कर सकें, प्रवासियों के लिए चीजें आसान हो, वोटिंग का परसेंटेज बेटर हो और डेमोक्रेसी में मैंडेट सही ढंग से रिफ्लेक्ट हो। हम मानते हैं इन दोनों क्षेत्रों में सुधार होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन क्या उसका तरीका आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना ही हो सकता है? इस सवाल पर विचार करने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने 2015 में ही मतदाता सूची के शुद्धिकरण के नाम पर मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी और यह काम रुक गया था। अब सरकार एक कानून की शक्ल में यह काम दोबारा शुरू कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में विभव मारीवाला और प्रखर मिश्र का एक लेख है, वाई लिंकिंग आधार विद वोटर आईडी इज अ डेंजरस आइडिया। आपको पढ़ना चाहिए ये लेख। इसमें वोटर कार्ड की आधार कार्ड से लिंकिंग के खतरों के प्रति आगाह किया गया है। हम इन सारी बातों का निचोड़ 3 तर्कों के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला तर्क, हम आधार कार्ड से लिंक कर फर्जी वोटर आईडी कार्ड रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या फर्जी आधार कार्ड नहीं बन सकते? फर्जी आधार कार्ड बनवाने के दर्जनों मामले आपको मिल जाएंगे। न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, ये दूसरा अखबार है, फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में 127 लोगों को नोटिस देकर निजी तौर पर जांच में शामिल होने के लिए बुलाया। यह पूछने के लिए कि फर्जी आधार कैसे बनवाया। UIDAI ने अब तक लाखों आधार कार्ड को फर्जी होने के आधार पर रद्द भी किया है। पिछले साल ही UIDAI ने 40,000 आधार कार्ड को रद्द किया था क्योंकि ये फर्जी थे। माना भी था कि उनके सिस्टम में फ्रॉड हुआ है। ऐसे दर्जनों उदाहरण और गिनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आधार को अपना डेटाबेस सुरक्षित करना और उसको मौलिक बनाए रखना कितना आता है, इसका जवाब अभी मुकम्मल तौर पर नहीं मिला है।
इसी तरह जब पैन को आधार से जोड़ा गया तब भी तर्क दिया गया था कि इससे लाखों करोड़ की बेनामी संपत्ति पकड़ में आएगी, पर क्या ऐसा हो पाया? नहीं। एक और बात है, आधार कार्ड में पहचान के तौर पर आपकी आंखों की जो पुतली है और अंगूठे का निशान वो लिया जाता है, लेकिन किसी के अंगूठे के निशान से उसके आधार की जानकारी नहीं मिल पाएगी। हम कहना क्या चाह रहे हैं? महाराष्ट्र के एक उदाहरण से समझिए। बॉम्बे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर हमें यह मामला मिला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद पुलिस स्टेशन में आईपीसी 302 का एक केस आया, यानी मर्डर का, लेकिन मृत महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी। इसलिए जांच अधिकारी को आधार के फायदों की याद आई। पुलिस ने मृत महिला के फिंगरप्रिंट जुटाए और UIADI से मदद मांगी, इस बाबत की फिंगरप्रिंट्स के आधार पर उसके आधार की डिटेल निकाली जा सके। UIDAI ने कह दिया हम ऐसा करने में सक्षम नहीं है। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में आया। बॉम्बे हाईकोर्ट में UIDAI की तरफ से पक्ष रखते हुए वकील ने कुछ तर्क दिए जिन पर गौर जरूरी है। उन्होंने कहा अभी UIDAI के पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि फिंगरप्रिंटर्स या आंख की पुतली के आधार पर डेटाबेस से किसी का आधार नंबर सर्च किया जा सके। सिर्फ आधार नंबर होने पर डेटाबेस से किसी की डिटेल सर्च की जा सकती है। मतलब किसी को अंगूठे के निशान के हिसाब से नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि हम डेटा सर्च ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा तर्क, राइट टू प्राइवेसी का। आपको याद होगा 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने पुथास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फैसला दिया था। 9 जजों की बेंच बहुत रेयर बैठती है, और जब बैठती है तो मान लीजिए मामला गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्राइवेसी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अधिकार है, मतलब किसी नागरिक की निजी जानकारी की हिफाजत करना जरूरी है। हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन का कानून अभी तक नहीं आया, जो ज्यादा जरूरी था। देश में डेटा जुटाने के लिए कंपनियां लाखों करोड़ रुपए खर्च करती हैं ताकि पता चले बिहेवियरियल पैटर्न क्या होगा, ग्राहक क्या पसंद करेगा, क्या नापसंद, और उसके हिसाब से बाजार व्यवहार करे। तो डेटा महत्वपूर्ण है, आधार के पास डेटा है। सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हमने आपको बताया। अब वोटिंग के मामले में डेटा की अहमियत समझिए। अगर एक वोटर की जानकारी, उसके इलाके की जानकारी, ये जानकारी किसी पार्टी को मिलती है, चाहे वो रूलिंग हो या अपोजिशन, तो उसके काम की हो सकती है। वो उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकता है। टारगेटेड सर्विलांस भी हो सकता है। और इसीलिए हमें जस्टिस BN कृष्णा की चेतावनी याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि अगर आधार और वोटर ID कार्ड को लिंक किया तो कैम्ब्रिज एनालिटिका की तरह दिल्ली एनालिटिका और मुंबई एनालिटिका बन जाएंगे, यानी टारगेटेड सर्विलांस। अब आते हैं तीसरे तर्क पर कि क्या सिंगल ID कार्ड से वोटर टर्नआउट बढ़ता है। दुनिया के बाकी देशों के उदाहरण हमें क्या बताते हैं। अमेरिका की एक नामी संस्था है द कार्टर सेंटर, डेमोक्रेसी की बेहतरी के क्षेत्र में काम करती है, रिसर्च करती है, सुझाव देती है। इसका एक रिसर्च पेपर है वोटर आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसके नाम से आपको कार्टर सेंटर की वेबसाइट पर यह मिलेगा पेपर। इसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में चुनावी पहचान पत्र की जरूरतों पर स्टडी है। ये बताती है कि जिन देशों में वोटिंग के लिए एक ID पर निर्भरता है, वहां वोटर टर्नआउट तुलनात्मक रूप से कम होता है, क्योंकि मुमकिन है लोगों के पास वो कार्ड ना हो। सिस्टम जितना लिबरल होगा, वोटर के लिए आसानी होगी। यानी आधार पर इतनी निर्भरता बढ़ा दी गई तो वोटर टर्नआउट बढ़ ही जाए, कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो क्या वाकई आधार को वोटर ID कार्ड से लिंक करना कोई सुधार है, रिफॉर्म है? हमने पूछा इस क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों से। देखिए, मेरे हिसाब से वोटर ID का आधार से लिंक करना गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसको लिंक करने से मेरे हिसाब से वोटर को या चुनाव की प्रक्रिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वजह यह है कि ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो वोटर ID में गलतियाँ, वोटर लिस्ट में गलतियाँ हैं, डुप्लीकेट वोटर हैं, ये सब है, वो आधार से मिलाने के बाद ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आधार तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि आधार में जितनी गलतियां हैं उनका भी अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो बेइंतहा गलतियां हैं। तो आधार में ये सोचना कि आधार से इसकी तकलीफें, इसकी गलतियां ठीक हो जाएंगी, ये तो उल्टी बात है, क्योंकि आधार की गलतियां भी इसमें आ जाएंगी और उनके आने से फिर कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ेगा, बजाय इसके कि कुछ ठीक होगा। दूसरी बात, आधार जो है, आधार ये कहा जाता है कि आधार इज़ अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आधार रिहाइश का सबूत है, जबकि वोटर ID जो है
वो वोट देने का एक सिटीजन का अधिकार है। द सिटीजन हैज द राइट टू वोट, और वो सिटीजनशिप है और ये रेजिडेंस है। ये पॉसिबल है कि कोई आदमी आधार कार्ड तो उसके पास है लेकिन वो सिटीजन नहीं है। तो इन दोनों को मिलाना मेरे ख्याल में तो कंसेप्चुअली ही गलत है, और उसमें बहुत अभी दिक्कतें हैं। बल्कि UIDAI ने भी कई दफ़ा ये कहा है कि हमारा सिस्टम अभी इन प्रोग्रेस है, अभी पूरी तरह नहीं बना है। तो ऐसे सिस्टम को वोटिंग से लिंक करना, बात ये ठीक इसलिए नहीं लगती कि अगर मैं जाता हूँ वोट करने और मैं अपना वोटर ID कार्ड दिखाता हूँ, लेकिन वो पोलिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि अपना आधार दिखाइए, तो आधार भी दिखा दिया, फिर उसने कहा जी उंगली डाल के अपना आधार मैच करवाइए, वो मैच नहीं हुआ, तो उसका मतलब मुझे वोट नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत से मतदाताओं को मतदान करने से वंचित किया जा सकता है, और ये बहुत सीरियस बात है। और ये पहले भी हो चुका है, मेरे ख्याल में 2015 में या कब इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी भारी वोटर रोल क्लीनलीनेस की एक मुहिम चलाई थी, जिसमें ये लिंक करना शुरू कर दिया था, और मैं समझता हूँ कई करोड़ों लोगों का लिंक हो गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा कि इसको बंद करो और फौरन बंद करो, तो इलेक्शन कमीशन को उसको फौरन बंद करना पड़ा। लेकिन उस बीच में दो काम गलत हो चुके थे। एक तो ये कि जिन लोगों के ये लिंक हो चुके थे उनमें से कुछ लोगों के वोटर लिस्ट में से नाम शायद गायब हो गया था या उनको वोट करने नहीं दिया गया था। दूसरी बात, जब तक इलेक्शन कमीशन की ये था कि इसको बंद करो, ये इंस्ट्रक्शन जब तक वो डाउन द लाइन नीचे पहुंची ग्रास रूट्स पे जहाँ काम हो रहा था, तब तक काफ़ी समय गुजर गया था, क्योंकि इन चीज़ों को पहुंचने में ज़रा समय लगता है सरकारी तंत्र में। और जब तक ये वहाँ पहुंची तो कई लाख लोगों का डेटा इकट्ठा किया जा चुका था। अब लोगों को ये नहीं पता था, जो ये ग्राउंड पे ये काम कर रहे थे, कि इस डेटा का क्या किया जाए। तो वो डेटा फिर किसी ने किसी अलमारी में रख दिया, किसी ने कहीं रख दिया, उसका फिर एक्सीडेंटली आई सपोज काफ़ी उसका मिसयूज हुआ, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपने वोट देने में दिक्कत आनी शुरू। तो संसद को ठीक करने और चुनावों को ठीक करने के लिए बहुत ऐसे काम हैं जो कि सरकार नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो काम है जिनकी वजह से सरकार को कुछ लगता है कि उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, वो चुनाव सुधार ज़रूर करती है और करने की कोशिश करती है। ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन जो देखिए चुनाव सुधार होने चाहिए, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, राजनीतिक दलों के पैसे का हिसाब सबके सामने होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है, वो कोई भी सरकार नहीं करना चाहती, ये अफसोस की बात। ये बात विवाद से परे है कि मतदाता सूची में सुधार होना चाहिए, लेकिन ये सुधार वैसे होने चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की चिंताओं का समुचित समाधान हो। हमें एक एक्सपर्ट ने भी बताया कि अगर सरकार इस बात की गारंटी दे दे कि किसी का वोटिंग राइट नहीं लिया जाएगा, चाहे आधार हो या ना हो, तब आधार लिंकिंग पर ऐसा विवाद नहीं होगा। रही बात चुनाव सुधारों की, तो सरकार को थोड़ा ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी लगाना चाहिए। इन बॉन्ड्स के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि हजारों करोड़ का चंदा, जो बेनामी भी होता है, राजनीतिक पार्टियों को मिलता है। सबसे ज्यादा कहां जा रहा किसी से नहीं छिपा, लेकिन देश के पास जानने का कोई तरीका नहीं कि पैसा दिया किसने। कैसे संभव है कि कोई देश खुद को एक लोकतंत्र कहता रहे और उसी देश में बड़े बड़े उद्योगपति अरबों खरबों का बेनामी चंदा राजनीतिक दलों को देते रहे। अगर सरकार की नीयत साफ है और उसे चलाने वाली पार्टी भाजपा इस मामले में पाक साफ है, तो फिर ये जानकारी जनता के सामने आए, किसने चंदा दिया, कितना चंदा दिया, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, दूसरे दलों को किसने दिया। देश की जनता को जानना चाहिए कि देश को चलाने का दावा करने वाले दल किस तरह से काम कर रहे हैं, किससे कितनी वित्तीय मदद पा रहे हैं। आज के शो में इतना ही।
आखिर में कू की राय। सवाल पूछा गया था, क्या वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कर देना चाहिए? 87% ने कहा हाँ, ना कहने वाले 13%। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, लल्लन टॉप को फॉलो करिए। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।